नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश राज्य में, और चरखी दादरी में ऐसे स्टोरी दिखाएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी आपके लिए, एक प्रेरणा दे के जाएगी। ऐसी स्टोरी आपके बच्चों के लिए, आपके लिए हम अच्छी स्टोरी लेके आए हैं, क्योंकि नया बच्चा चिन्मय गर्ग मेरे साथ खास बातचीत में सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। मौजूद हैं, 80 लगे हैं चिन्मय गर्ग, और पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। विनय गर्ग, उनके दादाजी राधे श्याम जी गर्ग मेरे साथ मौजूद, उनकी माताजी मेरे साथ, उनकी दादी जी मेरे साथ मौजूद है चिन्मय की। तो सारे परिवार का हमारे चैनल की तरफ से स्वागत करते हैं। और हरियाणा प्रदेश और भारत में जहाँ भी हमारी खबर देखी जा रही है, आपके बच्चों के लिए प्रेरणादायक स्टोरी होगी। चिन्मय से पूछेंगे कितनी मेहनत की और कहाँ कहाँ कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं बच्चों को, और कितनी खून पसीना एक बहाना पड़ता है, उसके बाद जाके इतनी बड़ी कहीं ना कहीं खुर्सी मिल पाती है। क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की ये पोस्ट होती है, IAS IPS SCS, बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है बच्चों को। चिन्मय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर, थैंक यू। चिन्मय, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। पहली पढ़ाई आपने चरखी दादरी से की या फिर कहीं बाहर ही पढ़े? मेरी प्रारंभिक परीक्षा चरखी दादरी से ही हुई है। 10वीं क्लास तक यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद बाहर क्यों चले गए फिर? यही आगे की यही? उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं HPS नारनौल से पढ़ाई की है सर। वहाँ से क्यों? मेरे को IIT की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने वहाँ से तैयारी की सर। IIT की तैयारी करनी थी, यहाँ कैसे आ गए? सर वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा कोचिंग का माहौल था, कुछ मेरे को वहाँ पे टीचर्स की गाइडेंस मिली, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। और वहाँ से फिर मैंने अपने IIT एग्ज़ाम की तैयारी की सर। चिन्मय गर्ग, चलो आपने एग्जाम की तैयारी की, 10वीं यहाँ से की, नॉर्मल फैमिली से हैं, बनिया जाति से हैं, सीधी सी बता देते हैं। और बनिया जाति कभी लड़ाई झगड़े विश्वास नहीं करते ये लोग, क्योंकि बहुत ही शांति प्रिय होते हैं ये अक्सर। तो चिन्मय गर्ग से बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद ही किसी कोने में कहीं आपका हौसला हार जाए, कभी आप सोचें IAS IPS नहीं बन पाए, SCS, उससे बहुत ऐसी पोस्ट होती हैं जिस पे आप कर सकते हैं। चिन्मय कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? चिन्मय, किसने कहा आपको ये SCS बनिए या फिर IAS IPS की तैयारी कीजिए? ये दादाजी ने या दादी जी ने, माँ पिता ने कहा? मेरे बाबूजी जो मेरे दादाजी हैं, उनका हमेशा से ही सपना रहा है कि कोई हमारे परिवार से इन HCS या IAS जैसी परीक्षा को पार करके आगे बढ़े। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा और मैं जस्ट इस प्रिपरेशन में कूद गया। क्या कहते थे दादाजी? बचपन से ही कहते थे आपको? नहीं जी, बचपन से तो नहीं। IIT के टाइम उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तुम IAS IPS की तैयारी करो। सो इसीलिए बस मैंने शुरू कर दिया था प्रिपरेशन। दादी साहब, एक बात जानना चाहूँगा, आपके दिमाग में कहाँ से आ गया बच्चे को IAS IPS SCS बनाना है? मैं शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहा हूँ। मेरी एक इच्छा रहती है और अभी भी है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के और ऊंचे लेवल पे पहुँचे। इन्होंने IIT की, तो मेरा सपना था कि जो आज हमने रॉकेट और ये लॉन्च किए हैं, ये वहाँ जाए या फिर सरकार की बहुत ऊंची पोस्ट पे जाए। तो काफ़ी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने अपना वो कार्य किया है। चिन्मय ने कई बार ऐसा समय भी आया है कि थोड़ा सा हताश निराश हो गया हो, मगर परिवार की तरफ से, विशेष तौर पे इनकी मम्मी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है इसको। और जैसी स्थिति में रहकर इसने अपना यह परीक्षा पास की है, शायद कोई और देखे तो ये समझेगा भी ऐसी स्थिति में इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे हो सकती है। चिन्मय, मैं एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे, कभी किसी समय किसी डगर पे आपको ऐसा लगा नहीं कर पाऊँगा, ये गलत है, दादाजी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया मैं, ऐसा कुछ? सर ये पिछले साल की बात है। मतलब मैं UPSC का एग्ज़ाम लिखा था मैंने, मेरा मेंस 2 बार लगातार नहीं हुआ था। उस टाइम काफ़ी हताशा ने मेरे को घेर लिया था और मेरे को आ गया था कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। तो मैंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नामक संस्था में एज ए एसोसिएट मैनेजर ज्वाइन कर लिया था। और मैंने वहाँ 6 महीने काम किया एंड वहाँ जैसे ही काम हो गया था, और इसी बीच मैंने HCS का पिछला मेंस भी लिखा था। और उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। तो मैंने फिर मेरी माँ ने मेरे को थोड़ा सहयोग किया कि आप एक और प्रयास करिए UPSC और HCS में। तो मैंने इस बार दिया है, UPSC भी दिया है। अभी मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ और HCS का रिजल्ट आप सभी के सामने है। कौन सा प्रयास था आपका ये SCS का? HCS का मेरा दूसरा प्रयास था जी।
दूसरे प्रयास में हिम्मत हार गए थे आप? नहीं जी, मैं यूपीएससी के तीसरे प्रयास में हार गया था। इसके भी 6 मिलते हैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल 6 मिलते हैं हमको, बट यूपीएससी के मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी 2018 में, तो 2022 तक मैं एक तरह से अनएम्प्लॉयड सा था। तो उसमें फिर और लगातार 4 साल मैंने काफ़ी परिश्रम किया था। उसके बाद में मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था, तो फिर मैं काफ़ी हताश हो गया था एक समय पे। बिल्कुल सर। मैं सैल्यूट करता हूँ इस बच्चे को, क्योंकि इन्होंने 2 बार यूपीएससी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए, हताश हो हर बच्चा हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। माइंड फ्रेश के लिए कुछ न कुछ भाई करना पड़ता है इधर उधर का, भाई कहीं खेल ले कूदे या कहीं थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा 1-2 महीने हम दूर हो जाएं, बहुत कुछ करना पड़ता है। चिन्मय, अब आपने यूपीएससी नहीं की, फिर अपने साथ साथ ये इधर कैसे पहुंच गए, यूपीएससी छोड़ के नीचे कैसे आ गए थोड़ा सा? नहीं जी, मैंने यूपीएससी लिखा है, अभी उसका रिजल्ट आना है अभी दिसंबर में। तो मैंने साथ के साथ यूपीएससी भी दिया हुआ है, और अभी मैं फॉरेस्ट की परीक्षा भी लिखूंगा जो कि 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में है। तो फॉरेस्ट का मेंस होता है जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स से ही होता है। तो वो तीनों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार तीनों में आई विश कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर दोबारा आएंगे? मैं आशा तो करता हूँ कि आपसे फिर से भेंट होगी। तो चिन्मय, संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आदमी संतुष्ट हो जाता है वहाँ आत्मा, आदमी का दिमाग सब कुछ ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब तक जीना है तो हमें चलते ही रहना है। तो ऐसा तो नहीं है ठीक है हमें अच्छी कुर्सी मिल गई, अच्छी गाड़ी घोड़ा सब कुछ, नौकर चाकर, अच्छा फ्लैट मिल जाएगा, इतनी बड़ी नौकरी है सरकार की 50-60 साल तक, चलो ठीक है। सिविल सर्विसेज में आने का मकसद ये नहीं था कि मेरे को एक नौकरी चाहिए या मेरे को कुछ गाड़ी घोड़ा बंगले चाहिए। सिविल सर्विसेज में मैं इसलिए आना चाहता था क्योंकि मैं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिकली मैं काम करना चाहता हूँ। तो और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, तो मैं इसलिए सिविल सर्विसेज सेवा ज्वाइन करना चाहता था। ये अच्छी इसका दूसरा प्रयास? हाँ जी, ये यूपीएससी का भी दूसरा? नहीं सर, ये यूपीएससी का मेरा चौथा प्रयास हो जाएगा, और जिसमें पहले में मैं प्रीलिम्स नहीं कर पाया था एंड पिछले 2 में मेरा मेंस नहीं हुआ था। अभी मैंने चौथा प्रयास दिया है सर। तो हमारे साथ चिन्मय गर्ग बने हुए खास बातचीत में, और इनसे कुछ और भी जानेंगे, कौन सी किताबों पे फोकस किया और किन किताबों पे फोकस करना चाहिए और कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की ये भी जानेंगे, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या गेम खेला, मोबाइल का कितना प्रयोग किया, मोबाइल से कितनी सामग्री उठाई ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ गपशप कितनी मारते थे, टीवी कितने देखते थे, क्रिकेट वगैरह कितना खेलते थे, माइंड स्ट्रेच हो जाता है उसको फ्रेश करने के लिए, या फिर घर पे बातें करते थे, सारी बातें जानेंगे। और कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, और कब तक बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि चौथा प्रयास था। आप एक प्रयास में हिम्मत हार जाते हैं, रोने लग जाते हैं और माँ बाप को कहते हैं हम तो कर नहीं पाएंगे, हमसे तो हो नहीं सकता। आप चिन्मय को जरूर देख लेना, क्योंकि इन्होंने कभी हास नहीं छोड़ी, हौसला नहीं हारा, और ये चलते रहे और आज सक्सेस हैं और अच्छे खासे पायदान पे आज ये आसीन हैं, और पूरा चरखी दादरी में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है पूरा हरियाणा प्रदेश में चिन्मय को लेके, क्योंकि चिन्मय वो है जो कभी हिम्मत हार जगह था थोड़ी सी, लेकिन इनके माताजी ने हौसला बढ़ाया और इन्होंने फिर ट्राई किया और आज ये सक्सेस हैं। तो अभी संतुष्ट तो नहीं है, अभी आगे चलना है? सर मेरा सपना तो यूपीएससी आईएएस बनने का ही है। तो संतुष्ट वैसे बिल्कुल संतुष्ट हैं, परंतु संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एक आपका सपना है यूपीएससी करने का, दूसरा आप लोगों के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो संतुष्टि तो कभी हो ही नहीं सकती। हमें लोक सेवा में आगे बढ़ना है और हम लोगों के लिए काम करेंगे। जी विनय गर्ग जी, आपसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कहेंगे बच्चों को लेके? आपका बच्चा ने तो आज आपका नाम रोशन कर दिया। अब तक आपने गुड़ चीनी ये इसका कारोबार किया, आपने पाइप की फैक्ट्री भी लगाई होगी, आपने चाहे सोना बेचा हो, लेकिन नाम नहीं कमा पाए। आपके बेटे ने चुटकियों में नाम कमा दिया पूरे हरियाणा में आपका। आज विनय गर्ग विनय गर्ग विनय गर्ग हर चरखी दादरी के हर गली कोपचे में पूरे हरियाणा में नाम चल रहा है आपका, क्या कहेंगे? चिन्मय के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि जो कुछ भी इसने पाया है ये सेल्फ मेड मैं कहूँगा, क्योंकि ये जैसे जैसे हमको बताता रहा हम तो इसको फॉलो करते रहे। भाई मेरे को अब कोटा जाना है, इस डेट को जाना है, आपको साथ चलना है। मैंने भाई एक यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसके मैंने जो है फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको
मेरे साथ वहाँ जाना है। तो हमें तो ज़्यादा इस विषय में नॉलेज नहीं थी, लेकिन इसने अपने सहयोगियों से ये नॉलेज लेकर के और आगे से आगे अपना कदम आगे से आगे बढ़ाता रहा, और हम इसके लिए इसके सहयोग के रूप में इसके पीछे पीछे चलते रहे। हमको तेरे लिए कहाँ चलना है वहाँ तक हम चलते रहे, और बाकी ये सारा खेल इसके खुद के हौसले का है। जी, मुझे आप बचपन में शरारती थे क्या चिन्मय? हाँ बिल्कुल, ये नटखट शुरू से ही रहा है, और क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवानगी थी। और मतलब आप ये समझिए कि जब ये सीसीआई फैक्ट्री में वो बैट बल्ला लिए खड़े रहते हो। 10वीं में जब ये पढ़ता था, तो ये जो ऊंचे ग्रेड के जो एकेडमी के वो प्लेयर थे उनके साथ खेलता था और उनको परास्त करता था। इसकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। यहाँ कोई अच्छी एकेडमी हमारी नॉलेज में नहीं थी, नहीं तो शायद ये एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होता। और ये IIT कानपुर में स्क्वैश खेलता था, बहुत ट्रैकिंग का इसको बहुत शौक है। और ये जो तो खेलों के प्रति भी इसका और नेचर से इसका बहुत लगाव है, इसलिए गाहे बगाहे ये जो है कभी 10 दिन कभी और ऐसे जो है। और विपස්සना के लिए भी ये 2 बार जा चुका है। विपස්සना इसने 2 बार अटेंड की हैं, जो कि संसार से कट जाता है बंदा, केवल आपको मोबाइल भी और पेपर भी नहीं पढ़ना होता है। चिन्मय, ये नाम इतना चिन्मय किसने रखा? ये मेरी बुआ जी हैं, नीरा बुआ जी। उनको ये उस समय काफ़ी यूनिक सा नाम लगा था, और चिन्मय का मतलब ब्लिसफुल होता है, चीयरफुल, जो हंसता रहे। तो शायद मैं बचपन में रोने की जगह हंस दिया हूँ काफ़ी, तो इस वजह से फिर मेरा नाम चिन्मय रखा गया। क्रिकेट के शौकीन? हाँ जी, बचपन में मैं क्रिकेट काफ़ी खेलता था और मैं देखता भी बहुत था। पिताजी बहुत? पिताजी तो नहीं, माता जी बहुत डांटती थी और पीटती भी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई के अलावा बस क्रिकेट खेलता था। और मेरे को बस एक किट चाहिए थी कि मेरे को दूसरी कक्षा में कि मेरे को क्रिकेट किट दिला दो बस। नहीं दिलाई? आज तक नहीं आई जी, आज तक मेरे पास क्रिकेट किट नहीं है अभी तक। क्रिकेट दिला दीजिए, नाम बता दीजिए। मैं चिन्मय की मम्मा सीमा गर्ग। क्यों पीट दिया बेटे को? नहीं जी, पीटने का कोई सवाल नहीं है। मेरा उद्देश्य था कि बच्चा पढ़े लिखे महान बने। अपना एक टाइम टेबल होता है खेलने का। ये जब खेलने जाता था तो इतना वो होता है, 1 घंटे का नाम लेके जाता था और ये 3 घंटे तक वहाँ खेलने में लगा देता था। मुझे इसकी चिंता होती थी, भाई ये चिन्मय कहाँ गया। मैं सोची अब सारा दिन ये खेलता ही रहेगा, फिर इसका पढ़ाई पे से फोकस हट जाएगा, इसलिए वहीं पे चले जाते थे ग्राउंड में? नहीं जी, मैं वहाँ नहीं जाती थी। मैं किसी को वर्कर वगैरह को भेजती थी इसको बुलाने के लिए, भाई उसको बुला लाओ, वो पढ़ाई भी करेगा अपने टाइम पे। तो वो किट आज तक नहीं आई इनकी क्रिकेट की। ये तो बहुत बुरा किया चिन्मय के साथ आपने। अब दिला दो, अब दिला दो ये किट। क्रिकेट किट अगर अब इसको क्रिकेट का शौक है तो वो किट तो हम अब दिला देंगे इसको। तो माँ होती है, और माँ के लिए बेटा कितना ही बड़ा हो जाओ वो बच्चा ही रहता है हमेशा। चिन्मय से कुछ और जानते हैं? चिन्मय पढ़ाई की बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएशन कहाँ से? ग्रेजुएशन मेरी IIT कानपुर से है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। सर अब आप मुझे ये बताइए, आपने दिल्ली में रह के पढ़ाई की, कोचिंग का सारा? स्टार्टिंग में मैंने वाजीराम से कोचिंग ली थी 1 साल के लिए, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी होती है अपनी। अच्छा, ये आप जो पढ़े तो अभी लोग देख रहे हैं, कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस किया आपने? कौन सी किताब पे ज़्यादा फेथ किया, भाई जो बच्चे वो कर सकते हैं, पूरे भारत को जो देख रहे हैं, जो बनना चाहते हैं? हाँ जी, तो जैसे पॉलिटी के लिए तो हम सब लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हैं, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई। हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ी थी मैंने, और हमारी ज्योग्राफी के लिए नॉर्मल NCERTs जो भी आती हैं, 6 to 12th आपकी NCERTs होती हैं। एंड उसके बाद आप करंट अफेयर्स के लिए मैंने रेगुलर न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। तो इस रोज? हाँ जी, ये पिछले 3 साल से मैं 2 न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहा हूँ, तो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। उनमें से क्या सामग्री निकालते थे? क्या क्या मतलब क्या होता है सर? उससे एक सबसे पहले तो जो देश विदेश में आपको गतिविधियाँ हो रही हैं उसको आपका अच्छे से पता लग जाता है। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी में स्पेशली, तो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे आप वो कनेक्ट करते हैं और आपको समझने में आसानी होती है, और आप उसको एक्चुअल पेपर के टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। NCERT पे कितना फेथ कर सकते हैं? बच्चे देख रहे हैं, कितना भरोसा कर? आप NCERT पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि NCERT बहुत ही
अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई हैं और नॉच बाय नॉच वो हर एक क्लास से थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर करती हैं। तो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी पढ़ने से काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आप एनसीईआरटीज़ को ऐसा बेसिक रेफरेंस बुक रखिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड कोई भी एडवांस बुक उठा सकते हैं। मुझे इतना बताइए, अब कितने घंटे और पढ़ाएगी ये और बता दीजिए। 5 6 कोई अलग अलग बच्चे अलग अलग अपने अपने बताते हैं, कोई 13, कोई 8, कोई 5, कोई 6, कोई कहता है मैं तो रूटीन में हो गया। वो तो मेरी मम्मी बताएंगी। पहले ऐसा होता था कि शुरुआत में तो मैं कम पढ़ा हूँ काफ़ी, वो तो मम्मी बता ही रही है, क्रिकेट खेलता था। बट जब मैंने यूपीएससी की परीक्षा के लिए शुरू किया तब मेरे को ये था कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस ख़त्म करना है। पर मैंने काफ़ी पढ़ाई की, पर मेरा पहले में यूपीएससी का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा इंश्योर किया कि मैं पढ़ूं भी, उसके साथ साथ थोड़ा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता रहूं। तो मैं उसके साथ भागना मैंने शुरू कर दिया। तो घंटों का तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कितने घंटे पढ़ा, पर मैंने इंश्योर किया कि जो मेरे दिन के टारगेट्स हैं, जो मैं पहले से बना के चलता था, एक वीकली प्लान या मंथली प्लान, तो मैं उसको कंप्लीट करूं। तो मैंने जस्ट वो इंश्योर किया। कई बच्चे बोलते हैं भाई 8 घंटा पढ़ना जरूरी है, कोई कहते हैं 12 घंटा पढ़ना जरूरी है, कोई कहते हैं 13 घंटा पढ़ना जरूरी है, कोई कहता है 6 घंटे। अलग अलग बच्चों की अलग अलग वो होती है। तो आपने कोई फिक्स नहीं किया, आपने तो अपना टारगेट किया भाई इतनी सामग्री हमने ये करनी है वो करनी है। हाँ जी, तो जो मेरा टारगेट था वो मिनिमम 8 आवर्स का, तो जिस हिसाब से मैं बनाता था उसमें मेरे को 8 घंटा तो पढ़ना होता ही था। तो अगर वो 8 घंटा मैं अचीव कर गया, उसके बाद अगर मेरे को मन कर रहा है आगे तो मैं पढ़ लेता था, नहीं तो मैं भागने चल जाता था, थोड़ी रनिंग करने चल जाता था, या कोई कभी मूवी देख लेता था। तो मैं ऐसा करता था। कई बच्चे कहते हैं टीवी से हम तो दूर रहते हैं, कई बच्चे कहते हैं थोड़ा मोबाइल में घर से बात कर ली। तो आप मूवी भी देख लेते थे जो मतलब माइंड फ्रेश के? हाँ जी, मतलब इस साल जॉब छोड़ने के बाद से तो मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, और ताकि मैं, तो उससे मेरे को लगा मेरे को फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि मैं मतलब एक बार रिफ़्रेश अगर मैं हो जाता हूँ उसके बाद मैं फिर और अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो आपको बस इंश्योर करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तब आप अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको ब्रेक लेना है आप ब्रेक लीजिए, बट इंश्योर करिए कि जो आपके दिन के टारगेट्स हैं वो आप कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये बता दी मोबाइल से कितना सामग्री निकाली और कितना निकाल सकते हैं बच्चे, या फिर भरोसा भी कर सकते हैं मोबाइल पे भी कुछ? हाँ जी, मोबाइल पे मतलब आजकल हर एक कंटेंट आपको मोबाइल यूट्यूब पे अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू मिल जाता है। तो बट ये भी सच है कि मोबाइल पे आपको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के फीड्स भी आते रहते हैं। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप मोबाइल का सदुपयोग ही करें, कि आप यूट्यूब पे अगर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उस टाइम आप व्हाट्सएप को या डीएक्टिवेट कर दीजिए, या उसकी सेटिंग्स को चेंज कर दीजिए, ताकि आपको उस समय वो मैसेज ना आए। तो उससे आपका जो आपका फोकस है वो वहाँ से हटेगा नहीं। तो आप इंश्योर रहेंगे कि उस 1 घंटा जो भी आपने मोबाइल यूज़ किया है वो आप पढ़ाई में ही लगा रहे हैं। तो मोबाइल आपको इंश्योर कर रहा है गुड एजुकेशन एट योर डोर स्टेप्स। तो कितनी सामग्री, कितना कितना प्रतिशत माने? 50, 30, 100, 80, 90 कितना? मैंने परसेंट के लिहाज से बोलूँ तो मैंने करीब 50% अपनी तैयारी ऑनलाइन सोर्सेज से ही की है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, 50% ऑनलाइन सोर्सेज से ही की है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? करने से पहले आप हिम्मत हार जाते हैं, हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं पाएगा। चेन में भी कम से कम 4 बार ट्राई की है, उसके बाद कहीं ना कहीं आसमान की बुलंदियों को छुआ है चेन में ने। तो आप भी कर सकते हैं, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। चेन में मेरे एक बात मेरे दिमाग में बार बार चलती रहती है, कई लड़के कोई तैयारी नहीं करते, रूटीन में खेलते रहते हैं और पहले प्रयास में हो जाते हैं। तो वो क्या लक होता है या तुक्का लग जाता है, क्या समझा नहीं। वो पहले और जो उससे पुराने के बैठे हैं, तो ये कैसे हो जाता है? देखिए, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर उनका पहले प्रयास में हुआ है तो निश्चित ही उन्होंने बहुत ज़ोरदार तैयारी तो की होगी। उसके साथ साथ भाग्य का भी थोड़ा तो है ही है। तो भाग्य और आपकी मेहनत का एक ऐसा समन्वय जब बैठ जाता है तो उससे निश्चित ही परिणाम आते हैं। मैं खुश हूँ कि उनको प्रथम प्रयास में अचीवमेंट मिली, एंड जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, एंड तो उसमें लक का तो है ही थोड़ा मैटर, बट निश्चित ही उन्होंने बहुत परिश्रम किया होगा, इसलिए वो आज ये मुकाम हासिल कर पाए। तो चिन्मय की माँ जा रही है। अब पहले विनय गर्ग की पत्नी बोलते थे, आज दादा को भी चिन्मय का दादा जा रहा है, चिन्मय की दादी जा रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर ये बातें। जी, आपसे कुछ जाने, नाम बता दीजिए आप। प्रकाश देवी। प्रकाश देवी मेरे साथ।
आपके हाथों में खिलाया है, आपके हाथों में पाला है बेटे को। बस मैंने तो रोज आ जाता है। ये एक बार स्कूल में छोड़ के आई तो ये खूब रोया, तो बस मैं इसे देखा नहीं गया। मैं बोले नहीं ले चलो घर। चौथी तीसरी में लेके गए थे तो वापस ही ले आए वहाँ से। तो फिर मैं बोली तू बड़ा हो जाएगा तो तू पढ़ लिख के कहीं और कहीं रहने लग जाएगा। तो मैं रोने लगी, मगर तुम हमने छोड़ के चले जाएगा। नहीं अम्मा आपने लेके जाऊँगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको साथ लेके जाऊँगा। मतलब इसकी बातें शुरू से ही अच्छी अच्छी लगती है। ये छोटा सा ही मतलब बहुत धार्मिक विचार का। मैं कहती कीर्तन करेंगे, आजा कीर्तन करेंगे, तो 10वीं तक हम जब जो मैं कहती वो करता था। मंदिर जाना है मंदिर जाता है, घंटी चला के भोले बाबा के जाना है जाना है। ये दादी की आदत बहुत यूनिक होती है। बच्चा जब रोता है नहीं स्कूल में नहीं पढ़ाना, मेरे बच्चे को वापस भेज दो, हमने नहीं पढ़ाना। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी चिन्मय की, मैंने कहा आपकी मम्मी और पापा को इस कुर्सी पर बैठा दीजिए, दादा दादी पीछे बैठ जाएंगे। तो चिन्मय ने मना कर दिया, नहीं दादी यहाँ बैठेगी और मेरा दादा वहाँ बैठेगा, मम्मी पापा पीछे बैठ जाएंगे। इसके विचार शुरू से ही ऊंचे रहे हैं। मुझे ये बताइए, अभी माहौल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को कुछ अलग से दिखाने की कोशिश करते हैं अधिकारी, और वो जनता के बीच से गए, आप भी यहाँ से निकल के गए हैं। अब फटे पुराने कपड़ों में रोज एक पीछे खड़ा है लाइन के, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पैन डायरी अच्छा धोले कुर्ते पजामे पहन के आगे उसको पहले काम कर देते हैं, वो बेचारा चक्कर काट के वापस जाता रहता है। तो यहाँ से वादा करके जाइए, आपके दादी कहते हैं बड़े अच्छे संस्कार हैं, मेरे साथ कीर्तन किया है, भजन किया है, मंदिरों में जाते हैं। ये तो करो बनिया जाति का पहला काम होता है धर्म का, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ धर्म की बात आती है तो बनिया जाति सबसे आगे होती है धर्म में। लेकिन आप उस आदमी को आगे लेके आएंगे या फिर धोला कुर्ता पजामा आज ही आपका काम करता है और उसको ऐसे ही घुमाते हैं? जैसे महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको इंश्योर करना है कि उस काम का सबसे निम्न वर्ग पे जो है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यही मूल मंत्र को लेके मैं आगे बढ़ूंगा और इंश्योर करूंगा कि निचले से निचले व्यक्ति जो भी हैं जिनको सही सुविधा या कुछ नहीं प्राप्त हो पाया है तो उनका अधिकांश लाभ किया जाए और उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो यही मूल मंत्र मैं गांधी तालिस्मान से लेके आगे बढ़ूंगा। ये खबर हमेशा रहेगी और हम भी हर डगर पे आपको मिलते रहेंगे, कभी भूल नहीं जा रहा। क्योंकि जितने मैंने इंटरव्यू किए हैं, IAS IPS HCS बड़े बड़े पदों पे बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं साहब, उनका नज़रिया बदल चुका है। ऐसे ही इंटरव्यू किया है मैंने, एक नहीं लगभग 1000 बच्चों का जो बड़े बड़े पदों पे या कुर्सियों पे बैठे हैं। लेकिन आज 2 साल बाद उनका सिस्टम बदल चुका है, वो बात ही करना नहीं चाहते किसी से। ऐसा तो नहीं होता? ये आपको प्रूफ दे दिया है मैंने, कभी ऐसा हो तो आपके पास है ही मेरी फुटेज, चलाइएगा दिखाइएगा, तो इससे मैं भी नियंत्रण में ही रहूँगा। बाकी इतना तो पक्का है चिन्मय को, क्योंकि दौलत की इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले ही खाते पीते परिवार से बनिया जाति से हैं। चिन्मय कुछ और कहना चाहते हैं जनता जनार्दन? मैं जो भी UPSC या HCS या कोई भी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही संदेश है कि ऐसा हो सकता है कि हमको सफलता जल्दी ना मिले, पर आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अगर हम अच्छे से काम करेंगे, जो हमने टारगेट्स बनाए हैं वो हम अचीव करते रहेंगे तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। हैव फेथ, अपने में एक फोकस रखिए, एक फेथ रखिए अपने आप पे, और फेथ कैन डू वंडर्स। तो मैं यही बोलूँगा कि आप बस अपना काम करते रहिए, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। एक छोटा सा प्रश्न चलते चलते हो रहा है मेरा, कई बार UPSC HCS IPS कुछ भी नहीं हो पाता और वो अपनी लाइफ का अचीवमेंट समझ लेता है, मुझे यही करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, और उसमें वो फेल हो जाता है बच्चा। तो क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके बाद? उसके नहीं हुआ तो क्या वो रास्ते बचे नहीं, उसके लिए हमको जीवन को सिर्फ एग्ज़ाम निकालने का ही एक माध्यम नहीं सोचना चाहिए। हम HCS या UPSC इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो समाज के काम करने के लिए हमारे पास और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। हम कोई NGO ज्वाइन कर सकते हैं, हम खुद से ही कोई इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें समाज का भी रोल है कि जो व्यक्ति काफ़ी समय से इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है तो समाज भी उनको थोड़ा सपोर्ट करे अगर उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो। क्योंकि काफ़ी परिस्थितियाँ, जिस तरह से मेरे पिताजी बता रहे थे, तो परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं होती सबके लिए। सो उसमें समाज का भी रोल है कि वो उन पे फेथ दिखाए, उन पे भरोसा दिखाए और उनको एक चांस और दे कि आप कुछ और अपने लाइफ में और बेटर कीजिए। तो यही मेरा एक संदेश रहेगा। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया हमने, और इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन ने आपको देखा,
कुछ समझा, कुछ शिक्षा लेकर जरूर जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल पे आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ ये चिन्मय गिरम, उनका परिवार बना होता है चरखी दादरी से, और इन्होंने कहा कि सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा भगवान खुला रखता है। आप कभी भी हिम्मत मत हारिए और हमेशा अपने रास्ते पे चलते रहिए, और हमेशा अपने रास्ते पे चलते चलते अपनी डगर से पथभ्रष्ट मत होइए, क्योंकि एक रास्ता, 4 रास्ते बंद होते हैं, भगवान ने रास्ता जरूर खोल देता है। तो आप उस रास्ते पे चलिए। कोई ज़रूरी नहीं है यूपीएससी ही क्लियर करना, न्यासी ही HCSC बनना, क्योंकि और रास्ते बहुत हैं और कुछ ही बन सकते हैं अगर वो रास्ते आपसे बंद होते हैं तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।